इसमें एक बात, एजुकेशन को बहुत एब्सोल्यूट लेवल पे देखते हैं, वी टेक इट एज गिवन। वी टेक इट एज गिवन कि अगर एजुकेशन लोगों को मिल जाए तो दैट इज गोइंग टू बी सेल्फ लिबरेटिंग। एंड द डिस्टिंक्शन दैट सर ड्रू इन ड्राइंग फ्रॉम अंबेडकर एंड ग्रामजी of this collective intelligence, of the kind of the collective education and of the education that is given by someone else, by an external force, that is a very important distinction. एक उदाहरण के तौर पे अगर लें, जब हम ये सोचते हैं कि एजुकेशन से हम अपने आप प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक हो जाएंगे, जब नरेंद्र मोदी ने जाके एड्रेसिंग अ गैदरिंग ऑफ साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स जब ये बात बोली कि पहला प्लास्टिक सर्जरी का जो पहला एग्जाम्पल है वो गणेश है, तो बहुत लोगों ने मोदी के ऊपर, मोदी ने क्या बोला उसके ऊपर बहुत फोकस किया। What people missed out was that the entire audience sitting of scientists and big researchers and doctors, all of them were very happy with it. All of them were very, they appreciated what Modi said. So it shows a level, what education, if we don't simultaneously speak about the content, education is not going to liberate in itself. And you link it up with what Professor Nandandan Narayan was saying earlier, in terms of ये पूरा स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया और उस तरीके से कोर्सेज को स्ट्रक्चर करना, आप किस तरह पढ़ रहे हैं। जहाँ तक स्टूडेंट डेट का सवाल है, मुझे याद है इसी हॉल के अंदर आज से अराउंड तकरीबन 3 साल पहले हम इसी मुद्दे पे मीटिंग कर रहे थे, और वहाँ जेएनयू में पहले पढ़ाते थे प्रोफेसर रेवोट डिसूजा, उन्होंने एक बात बोली थी, बोला जब मैं कुछ गेस्ट लेक्चर्स लेने के लिए यूएस जाता हूँ और वहाँ स्टूडेंट डेट इज अ बिग फिनोमेनन, वेयर अ पर्सन, अ स्टूडेंट सिटिंग इनसाइड अ क्लासरूम हैज टेकन अ बिग मनी एंड अ बिग लोन टू कम एंड सिट इन द क्लासरूम, व्हेन आई एम गोइंग देयर फॉर अ हाफ एन आवर 40-minute लेक्चर, the student actually is listening to my every word, not thinking what I am saying and not thinking of even questioning me, maybe I may be saying something wrong, but thinking ये 40 मिनट का इन्वेस्टमेंट है, तो इस 40 मिनट से मुझे सबसे ज़्यादा आउटपुट निकाल लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी है। और जब ये अप्रोच होता है then the entire meaning of scholarship of education is lost। और कहीं ना कहीं यहीं से हमको एक क्यों भी मिलता है कि आज हम लोगों के आंदोलनों पे, हम लोग स्टूडेंट्स मूवमेंट पे इतना बड़ा हमला किया, क्योंकि एक तरफ नो डाउट एक ब्लूप्रिंट नहीं है ऑल्टरनेटिव क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनसे लड़ते लड़ते एक ऑल्टरनेटिव डिस्कोर्सेस भी लेकर आते हैं, ऑल्टरनेटिव पेडागोजी भी लेकर आते हैं। यही जो स्पेस है, पब्लिक मीटिंग का स्पेस है, जो हम लोगों के मूवमेंट ने कार्व आउट किया है, उसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो हमको सरकारी किताबों में नहीं पढ़ा जाता, स्कूल से नहीं पढ़ाया जाता, चाहे वो कश्मीर के बारे में हो, चाहे वो हायर एजुकेशन के बारे में। और इसीलिए ये जो अलग अलग थॉट कंट्रोल और कंट्रोल के मैकेनिज्म आ रहे हैं, वो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आ रहे हैं। आखिरी स्पीकर के बतौर मैं डॉक्टर राजीव दास गुप्ता को बुलाना चाहूँगा, जो सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज में पढ़ा। Let me try and start with a slightly different perspective. एक दूसरा दिशा से मैं शुरू करना चाहता हूँ। एक चीज़ है कि स्टूडेंटों के मीटिंग में आना और स्टूडेंटों से बात करना, उसमें एक अलग किस्म का प्लेजर होता है। हालांकि हम वही काम करते हैं जो क्लासरूम में भी करते हैं, लेकिन प्लेजर ये है कि अपने अपने तरीके से स्टूडेंट लोग जो है हर बार कुछ ना कुछ दूसरा बात सिखाते हैं। तो पिछले 6 महीने में जो पिछले सेमेस्टर में खास करके जो हम लोगों को देखने मिला, जो टीचर हम थे कैंपस में, वो अगर एक सेंटेंस में कहा जाए तो मैं बोलना चाहूँगा कि वो एक लेसन था where students showed to what extent we can identify with others। ये बोलना बहुत सिंपल है और ये हम रेटोरिकली बोलते रहते हैं, लेकिन ये करना to the extent of taking a serious reasonable risk, identifying one sense of freedom with somebody else's sense of freedom is a huge leap. And I am not saying that probably students did it through a lot of intellectual deliberation. I somehow feel that students did it intuitively. But this is something that we probably lose in course of time. And one of the things that came out with this process of looking at how students were identifying with others is स्टूडेंट पॉलिटिक्स आज के दिन में इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि खास करके जेएनयू, उसके पहले भी कई सारे जगह में अनरेस्ट हो चुका है, लेकिन खास करके जेएनयू में जो देखने को मिला
वो यही देखने को मिला जो बात शोभो दूसरे तरीके से आपके सामने रख रहे थे कि कहीं ना कहीं दलित डिस्कोर्स, फेमिनिस्ट डिस्कोर्स, वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स, द डिस्कोर्स ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिटीज, इनमें एक आपस का कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया। हो सकता है कि हमको जो देखने को मिल रहा है या सुनने को मिल रहा है उसमें काफ़ी लड़ाई है इनके आपस में, लेकिन वो लड़ाई खुद में खुद एक बड़ा सा कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है। लग रहा है कि एक नए पीढ़ी स्टूडेंटों में उभर के आ रहे हैं जो ये सारे अपने आप में जो लाइन है मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट, दलित, ये वो, उनको क्रॉस करके बात कर सकते हैं, एक कैंप दूसरे कैंप से बात कर सकते हैं, एक साथ आंदोलन भी कर सकते हैं। मुझे एक बात ये लगा कि ये जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है शायद इसी बात एस्टैब्लिशमेंट को खतरनाक है कि ये पॉलिटिक्स जब मोबिलाइज और कॉन्सोलिडेटेड होकर शहर आ गए तो इसको दबाना आसान नहीं, तो ताकि ये इससे बड़ा चेहरा ले ले उससे पहले ही इसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने का कोशिश किया। इस बात को मैं एकदम एंड में फिर से लौटूंगा, लेकिन एक दूसरा जगह से फिर मैं बोलना चाहूँगा कि ये पूरा मूवमेंट के दौरान एक चीज़ और जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, मैं जिस स्टेट से आता हूँ वहाँ पे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते रहते हैं, उनका एक बोलने का एक चीज़ जो वो बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे, हालांकि काफ़ी सारे वो JNU में जो हो रहा था उसको सपोर्ट भी कर रहे थे, सवाल भी कर रहे थे, काफ़ी कंसर्न भी दिखा रहे थे, लेकिन एक चीज़ वो बार बार बोल रहे थे कि आपका JNU लेकिन एक्सेप्शन है, JNU में जो कर सकते हैं, JNU में जो हो सकता है वो बहुत जगह नहीं होती। और इतना तो इतना कि आप जो इतना एक्साइटेड हो रहे हैं वो इसलिए एक्साइटेड हो रहे हैं कि JNU में हो रहा है, ज़्यादातर ड्यू में हो रहा है, लेकिन ये किसी प्रोविंशियल मुफासिल पिछड़े किसी जगह में अगर किसी कॉलेज में हो गया तो आप कुछ नहीं बोल रहे, आप 2 बार इसको लेके सोचेंगे। मुझे ये बात इसीलिए इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए नहीं कि मैं ये मान गया, लेकिन इसलिए इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि पिछले सेमेस्टर पहली बार मुझे लगा, एकदम जोर शोर से लगा कि JNU एक्सेप्शन नहीं है। पिछले सेमेस्टर एक लेवल पर प्रूव कर दिया कि JNU एक्सेप्शन नहीं है। बाकी जगह जो चीज़ें होते रहते हैं, जो हंगामा होते रहते हैं, वो कभी भी JNU में भी हो सकता है और उसी मात्रा में हो सकता है, उतना ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ हो सकता है, उतना ही डरावनी चेहरा के साथ। किसी को जो आप में से कोई होंगे जो काफ्का के स्टोरीज पढ़ते होंगे, काफ्का के स्टोरीज में ऐसा एक चक्कर रहता है, सुबह उठ के आपने देखा कि आप मकड़ी बन गए या पूरा दुनिया जो है आपका बदल गया, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, लेकिन उसके साथ आपको जूझना पड़ा। कुछ हद तक ऐसा ही कम से कम मेरी एक्सपीरियंस है। ये पिछले सेमेस्टर अचानक इतना सब कुछ इतना एक्सट्रीम एक डिग्री से बदल गया जो समझने में मुश्किल हो रहा है, लेकिन उससे ये लेसन मिला, ये सबक मिला कि JNU कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये जो हम सोचते रहते हैं JNU एक्सेप्शन है, बाकी जगह पे जो हो सकता है, ड्यू में जो हो रहा है वो JNU में नहीं हो पा रहा, जामिया में जो हो पा रहा है वो JNU में नहीं हो। बहुत सारे कारण हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के टीचर्स प्रोग्रेसिव है, सरकार भी इसको दूसरे नज़रिया से देखते हैं, वगैरह वगैरह। इस सेमेस्टर में अच्छे चीज़ों के साथ बुरे चीज़ भी निकल गया है कि JNU में ही स्टूडेंट्स हैं, JNU में ही टीचर्स हैं जो उनको लगता है उसकी खिलाफत करते हैं, JNU के एक दूसरे हिस्सा का खिलाफत करते हैं। तो जितना हम एक्सेप्शनल सोचते हैं वो उतना एक्सेप्शनल JNU आगे में है। और दूसरा सबक जो मिला, जो आई ओपनिंग किस्म का मामला था मेरे, वो अगर सिंपली बोला जाए तो बोलना पड़ेगा कि भाई साहब वायलेंस तो है, सोसाइटी में लगातार वायलेंस है,
हो सकता है कि हमें कभी कभी वो दिखता है, कभी कभी हमको दिखता नहीं है, कभी कभी हम देखना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, कभी हम बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, ऐसी स्थिति में खुद को पाते हैं। लेकिन अगर हम सच बोलें तो सोसाइटी में लगातार एक किस्म का स्ट्रक्चरल, लिटरल, हर एक किस्म का वायलेंस लगातार होता है। इस चीज़ को थ्योरेटिकली समझा जा सकता है, फिलोसॉफिकली समझा जा सकता है। मार्क्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग इसका निकल दूसरे तरीके से किया कि सिविल वॉर का एक कंडीशन होता है। जब आप निकलो, जब भी देखो, और ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ देख रहे हो सावन और दलितों में चल रहा है। आप जैसे यहाँ से जाओगे ITA को तक जाओगे, किसी बस लेकर जाओगे, पूरा दिन काम करके लौट जाओगे, आपको लगेगा एक मतलब लोगों से व्यवहार करते हुए, बात करते हुए, निपटते हुए आपको लगेगा कि एक जंग सा चल रहा है। उसका अभी तो हर दिन अखबार में दिखता ही रहता है। अगर कोई ठेला वाला है तो किसी ने उसको एक्सीडेंट करके उसको छोड़ दिया सड़क पर, वो मर जाए। कोई दलित लड़की है, उसको उठा के रेप कर दे रहा है। कहीं पे कुछ दलितों को गाड़ी से मार के फ्लॉग कर रहा है, कहीं किसी को फेक एनकाउंटर करके मार दे रहा है। हर दिन जो है आपको लगातार एक किस्म का वायलेंस दिखता है। और ये वायलेंस लेके अगर आप थोड़ा गौर से सोचेंगे तो ये बात भी उन्होंने एक बार बोला, आपको लगेगा एक इमरजेंसी किस्म का सिचुएशन है, एक स्थिति है, इमरजेंसी चल रहा है। सिर्फ इसका घोषणा नहीं किया, सरकार बोल नहीं रहा कि एक इमरजेंसी है, लेकिन जिस तरीके से जिंदगी चल रहा है तो बिल्कुल इमरजेंसी किस्म का सिचुएशन है। और खास करके उसमें सबसे ज़्यादा जो निकल के आएगा ये वायलेंस का पूरा राज देखते हुए, वो ये है कि कंप्लीट डिवैल्यूएशन ऑफ लाइफ। आदमी की जान की कीमत बिल्कुल नहीं। हमारे देश एक तो हमारे देश में कितना आबादी है कि हम लोगों को सिर्फ संख्या के तौर पे सोचते हैं, या तो वोट नहीं तो पॉलिसी टारगेट। हर दिन हम इसको मान के चल जाए कि दिल्ली जैसा शहर में तो 8-10 लोग तो मरेंगे ही। कुछ लोगों को पीट देंगे, कुछ लोगों को मार देंगे, कोई किसी को एक्सीडेंट करके चला जाएगा। लेकिन ये बात सबसे जोर शोर से मुझे आके एक किस्म का हिट किया रोहित वेमुला के सुसाइड। क्योंकि आप लोगों को शायद याद रहेगा कि रोहित वेमुला ने जब सुसाइड किया था, एक बड़ा अजीब और हॉन्टिंग किस्म का एक सुसाइड नोट उसने छोड़ के दिया, जिसमें जिक्र है वो क्या बनना चाह रहा था, क्या उसका सपना था, क्या उसको लगा कि वो कभी बन नहीं पाएगा, क्या उसे लगा कि उसका जिंदगी कभी नहीं हो पाएगा। उससे एक चीज लगभग के मुझे मेरे सामने आ गया कि ये सवाल जो है जिंदगी लेके, कि आज की पॉलिटिक्स, आज की राजनीति में ये सवाल कितना महत्वपूर्ण है। आप इसके साथ बहुत सारी चीज जोड़ सकते हैं, छोटे छोटे सवाल जोड़ सकते हैं। आप क्या कपड़ा पहनेंगे? हाँ, ये पॉलिटिशियन का अप्लाई करते हैं, खास करके औरत क्या कपड़ा पहने। आप क्या खाएंगे, क्या नहीं खा पाएंगे, क्या खाने से आपको हम मार सकते हैं, ये भी तय किया गया। आप किसके साथ दोस्ती करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे, आप किसके साथ प्यार करेंगे, नहीं करेंगे, आपके पड़ोस में कौन रह सकता है, नहीं रह सकता, आप क्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, आप मीटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप पर्चा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आपका अगर आप गौर से सोचिएगा, सुबह से रात तक हर छोटे छोटे चीज में दायरा बंधा हुआ है, तो छोटा छोटा डर के माफी काम करता है। अब पूरा दिन जो है एक डर से दूसरा डर, दूसरा से तीसरा डर, ऐसे करके जीने को मजबूर हो। मुझे लगा कि ये हाल का जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसका एक खासियत ये है कि इस सवाल को बहुत जोर शोर से वो सामने लेके आए।
जिंदगी जीने का मतलब क्या है, हमें क्या क्या चाहिए। ये निर्भया एजुकेशन में समाज जब दिल्ली के और बहुत सारे यहाँ के छात्राएँ गर्ल स्टूडेंट बेखौफ आज़ादी के स्लोगन लगा रहे हैं, बाप से भी आज़ादी, आप से भी आज़ादी, तो एक मतलब निकल के आ रहा है कि ज़िंदगी का मतलब क्या है, किस टाइप का जीवन एक कोई जीना चाहता है, किस टाइप का ज़िंदगी लोगों को नहीं चाहिए। अभी इस स्थिति, ये अगर स्थिति है, और इसी कारण मुझे लगता है कि आज मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स, प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स, पीपुल्स पॉलिटिक्स करना पहले से भी ज़्यादा जरूरी हो गया है। इसको अगर एजुकेशन के बगल में, एजुकेशन के साइड पर बिठा के अगर सोचा जाए तो क्या चेहरा निकल के आए, हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, इसका छोटा सा अगर आप हिस्टोरिकली देख, इंडिपेंडेंस के बाद से गीता नारायण जी काफ़ी देर तक कॉलोनियल एजुकेशन के बात से, इंडिपेंडेंस के बाद से आप देखिएगा अभी हाल का जो स्थिति है उसमें आप अगर पीछे मुड़ के देखते हैं, नेहरू के ज़माने के जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो कमीशन हैं, वो सारे आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बेहतर है, क्योंकि कम से कम उसमें आपको दिख जाएगा कि एक प्रयास है, एक कोशिश है, कैसे एक सेक्युलर नेशनलिस्ट डिसिप्लिन सिटीजन बनाया जा सकता है। इसका एक कोशिश है। पूरा देश के अलग अलग कोने से जो लोग आ रहे हैं उनको कैसे एक किसी में इंटीग्रेट किया। हाँ, इससे राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन कम से कम ये पूरा सपना ये नहीं है कि कैसे हम पूरा एजुकेशन सिस्टम को एक मतलब पाइकारी किस्म का हम नौकरशाही में लगा जो अभी का था। अभी नंदिता जी एजुकेशन पॉलिसी लेके काफ़ी बताया, लेकिन अभी अगर आप देखते हैं तो सीधा सीधा दो चीज़ है। ये पुराना जो नेहरूवियन मॉरल प्रोजेक्ट है वो तो पूरा निकल गया, उससे और कोई ताल्लुक नहीं। अभी की एजुकेशन पॉलिसी का जो चेहरा है उसमें दो चीज़ आपसे मांगा जा रहा है। एक ये कि एक किस्म का एंटरप्राइज लाइफ, हर एक स्टूडेंट जो है एंटरप्रेन्योर किस्म का बनने का कोशिश करे, ताकि वो खुद अपने आप अपना एक किस्म का रोजगार जुड़ा सके, बना सके, और उसी के साथ साथ पूरा ओबीडियंस डिमांड कि आप किसी भी हर चीज़ में जो है आप आज्ञावाही। देखिए ये दोनों में भी काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि एक लेवल पे आपको बोला जा रहा है कि आप मतलब खुद के बल पे कुछ करके दिखाइए, और दूसरा लेवल पे आपको लगातार बोला जा रहा है कि आप सिर्फ आज्ञा का पालन करो। लेकिन ये दोनों एक साथ हैं इसमें। इसका क्या एक्सप्रेशन क्या होता है? हमारे ऊपर दबाव कॉन्सेप्ट है। कोर्सेज जो हम बना रहे हैं, कोर्सेज जो ऑफर किया जा रहा है, वो कोर्सेज लगभग ज़्यादातर इंडस्ट्री और बिजनेस की बात सोच के वो कोर्सेज ऑफर किया। कौन सा ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कौन सा इमीडिएटली यूजफुल है, इसी बात पे गौर किया। हम टीचरों में भी ये बात आ गया है, हमें सब टीचर नंदिता जी या शोमो जैसे हैं नहीं। हम भी जानते हैं कि हमारे लिए एक्चुअली टीचिंग सबसे कम करना सबसे आसान है। पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हम बहुत कम टीचिंग करके हम निकल सकते हैं, ना आप पकड़ पाएंगे ना हम किसी को जवाब देंगे। विकिपीडिया देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, नोट्स देख लीजिए, इंफॉर्मेशन ही है और क्या है। इस बार हमें एडमिनिस्ट्रेशन से बोला गया था कि एडमिशन टेस्ट से पहले कि आप लोग जो है आंसर कीज बना के दे दीजिए, पहले से जो सवाल आपने किया है उसका आंसर क्या होगा उसका की बना के दे दीजिए, ताकि कंप्यूटर के जरिए पूरा चेकिंग हो। ये बात भी नंदिता जी ने कही कि कैसे आप पूरा सिस्टम को जो है उसमें से आप शिक्षक को छांट सकते हैं, मैकेनाइज कर सकते हैं। इसका ये एक तरीका। अब देखिए इकोनॉमिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में हो सकता है आप ये
गोल गोल पर बिठा के, जैसे सिविल सर्विस एग्जाम में भी आप करते होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो बिठा के आप उसका एक आंसर की होता है, एक ही सही आंसर। लेकिन सोशल साइंस में जब आप बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, 2 पन्ने 3 पन्ने जब आप लिख रहे हैं, उसका क्या मॉडल हो? उसका मॉडल होना काफ़ी मुश्किल है। और सबसे खतरनाक बात तो उसमें ये है कि अब जो स्टूडेंट ओरिजिनल कुछ लिखे वही तो छट जाएगा। उसका जब आप मॉडल बनाएंगे, जो अपना कुछ सोच डालेगा उसमें, उसी को तो आप एनालाइज करेंगे। तो ये पूरा रिफॉर्म्स का पूरा प्रोसेस जहाँ से आ रहा है, उसमें थोड़ा सा भी सोच नहीं है कि किस चीज़ के लिए हम बोल रहे हैं, वो सब्जेक्ट क्या है, वो एरिया क्या है, वो डिसिप्लिन है, यानी उसके लिए उसका कुछ मतलब बिल्कुल कोई कॉन्सर्न नहीं है। पूरा के पूरा एक कॉस्मेटिक दिशा में खेल रहा है। और ये तो छोड़ दीजिए, अपने स्टूडेंट्स मूवमेंट पिछले 1-2 सालों से मैं देख रहा हूँ लगातार। उसके पहले भी मैं जब खुद यहाँ पे स्टूडेंट था, शोमू भी था, हम लोग देखते JNU में हॉस्टल क्राइसिस बराबर यू में भी रहा है, JNU में भी रहा है। कभी इतने सारे नए सेंटर हो गए, इतने सारे नए स्कूल हो गए, कभी हमने नहीं देखा कि हॉस्टल नया उस ढंग से, उस तरीके से यहाँ पे बनाया जा रहा है, जहाँ पे बच्चे रह सकें। रहने सहने का जो तरीका है यहाँ, मैं एक हॉस्टल का वार्डन हूँ, उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ, कई सारे हॉस्टल रूम ऐसे हैं जो मैं आपको दवा दे के बोल सकता हूँ, आपको शायद बुरा लगेगा, उसमें रहते हुए उसमें रह के काम करना किसी मजदूर का ज़िंदगी से बहुत अलग नहीं लगता। आप अगर चले जाते हैं और अगर आप जो लेबर कॉलोनी है NCR रीजन में, वहाँ जाके अगर आप देखते हैं कि मजदूर कैसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं है। अब ये मानने में हम लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है कि हम भी एक किस्म का मतलब मजदूरी करने के लिए ही हमें मतलब तैयार किया जा रहा है, उसी का ट्रेनिंग चल रहा है। और सिर्फ एक मजदूर को जो चाहिए, जितना चाहिए उतना बस उसको उपलब्ध करा। सोचने वोचने का काम बिल्कुल उसका काम नहीं है, उससे बाहर। उसमें सबसे अजीब तो यही है कि मतलब कैसे आप सोशल साइंस कीजिएगा अगर आपको बोला जा रहा है कि आप किसी चीज़ का क्रिटिसिज्म मत कीजिए, किसी चीज़ पे सवाल मत उठाइए, किसी चीज़ को लेकर आप क्रिटिकली सोचिए मत, तो आप क्या हिस्ट्री कीजिएगा, आप क्या पॉलिटिकल साइंस करेंगे, आप क्या सोशियोलॉजी करेंगे? क्योंकि वो डिसिप्लिन तो है ही उस काम के। वो तो आप उसको पढ़ेंगे और बोलेंगे सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है, इससे बेहतर नहीं हो सकता, इसलिए तो है नहीं वो डिसिप्लिन। इसका क्या, इससे क्या आगे चल के आएगा? एक तरफ ये होगा कि जैसे स्कॉलरशिप छांट किया जा रहा है, हॉस्टल्स नहीं हो रहा है, बच्चों को इतना मुश्किल हो रहा है। जो बच्चों के पास पैसा है थोड़ा सा या कॉन्टैक्ट है, नेटवर्क है, वो बाहर चले गए, विदेश चले गए। और बाकी जो है वो जिस किस्म का मजदूरी का बात मैं कह रहा हूँ उस टाइप का मजदूरी में घुस जाए, इसके अलावा उनके पास चारा नहीं रहेगा। इस स्थिति में स्टूडेंट पॉलिटिक्स करना मेरे ख्याल से मतलब कि सवाल अजीब हो जाता है कि कैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स ना करें इस किसी का ज़िंदगी में जब उसको स्कोप आ जाता है। और JNU का खास करके पॉलिटिक्स, JNU का पॉलिटिकल कल्चर, JNU का स्टूडेंट पॉलिटिक्स का बहुत पुराना ट्रेडिशन, इमरजेंसी के ज़माने से 84 में बड़ा मूवमेंट हुआ था, 80 के एंड में बड़ा सा मूवमेंट हुआ था। शोमू ऐसा एक मूवमेंट के साथ जुड़ा था, एक से ज़्यादा। मैं खुद एक मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, पूरा रात भर JNU में मेस मीटिंग चलता है, ऐसा जमाना था। सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट तक आर्गूमेंट पे आर्गूमेंट चल रहा है। जितने बाद में आप देखते हैं कई सारे बड़े लीडर्स जो उभर के आए हैं JNU में, सिर्फ CPM CPI का नहीं, JNU में रात पूरा रात ये लोग डिबेट करते थे। JNU का पॉलिटिक्स इतना रोबस्ट था कि उसको एक मॉडल माना।
और जब एजुकेशन रिफॉर्म स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए सोचना शुरू किया, तब ये बात को मान के आगे बढ़ा कि जेएनयू का जो मॉडल है पॉलिटिक्स का, ये जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है, कैंडिडेट्स का डिबेट होता है, ये पूरा जो प्रक्रिया है ये मॉडल है, ऐसे पॉलिटिक्स होना चाहिए। पॉलिटिक्स में जो मनी और मसल पावर बाकी जगह स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में चलता रहता है, उसको खत्म कर। ये बोल के आगे क्या लेके आया, डिंगडोंग कमेटी, जो असल में फिर मजदूरों के साथ जो हो रहा है उससे अलग कुछ नहीं। मजदूरों का हाल आपने तेल कर दिया है, कैसे उनका ट्रेड यूनियन करना आप नामुमकिन कर दिया। कोई फॉर्मल यूनिटी नहीं रहेगा तो कोई ट्रेड यूनियन ही नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट को भी यूनियन करने देना नहीं है। यूनियन चीज जो है उसको एक क्लब किस्म का बना डालो, बीच बीच में वो एक तो फेस्टिवल करेगा, वहाँ पे फैंसी ड्रेस पहन के जाएगा, कुछ रेसिटेशन होगा, गाना वाना अंताक्षरी होगा, खत्म हो जाएगा। मतलब हम सब बच्चे हैं, कम से कम आप सब छोटे 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 बच्चे हैं, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। जो पॉलिटिक्स का ट्रेडिशन था उसको खत्म करने का कोशिश है। आप इलेक्शन का टाइम पब्लिक मीटिंग नहीं कर पाएंगे, कौन कैंडिडेट बन पाएगा, कौन कैंडिडेट बन नहीं पाएगा, उसका रोक एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। कितना बार आप इलेक्शन में लड़ सकते हैं, उसका रोक एडमिनिस्ट्रेशन लगाएगा। कोई सारा फ्लिमसी चार्ज कोई आप पे लगा दे, आप इलेक्शन में लड़ नहीं पाएंगे। पूरा प्रोसेस जो है वो करना चाहिए। एक चीज सोचिए, अगर यही मकसद है कि अच्छा ये सारे बच्चे हैं, इनको गार्जियन की ज़रूरत है, हम इसको मतलब गार्जियन की तरह रखें, तो फिर एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? हायर एजुकेशन का एक शब्द इस्तेमाल होता है, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? आप खुद अपना कानून, अपना नियम आप खुद तय करते हैं, आप कैसे चलेंगे। कोई बाहर से नहीं करता है, कोई बाहर से जब करता है तो आपको एडल्ट नहीं माना, आपको माइनर माना जाता है। आप एडल्ट है, 18 साल से ऊपर आपका उम्र है, इसका मतलब आपसे उम्मीद ये है कि आपका निर्णय आप खुद ले लो। एजुकेशन का यही मतलब, एक लेवल पे आप हायर एजुकेशन लेंगे, दूसरे लेवल पे आप बोलेंगे छोटे बच्चा की तरह रहो, किसी भी चीज़ पे निर्णय मत, किसी भी सीरियस चीज़ के साथ जोड़ो मत। आप ही एक तो सीधा सीधा पिछले सेमेस्टर में साफ हो ही गया कि जब आप करेंगे, जब आप सवाल उठाएंगे, जब आप करेंगे, और अभी तो आजकल सिर्फ सरकार नहीं है, आजकल मीडिया हाउस भी है, टाइम्स नाउ भी है, सीधा सीधा आप पर टूट पड़ेगा। पूरा देश जो है एंटी नेशनल बोल के टेबल थपथपाना शुरू कर देगा। आप कुछ बोलने नहीं देंगे, आप वहीं पे स्टूडियो में होंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ कर दिया जाएगा, सारे लोग आप पर चढ़ के चिल्लाएंगे कि आप देशद्रोही हैं, आप देशद्रोह कर। सोचिए तो जरा, कब हो सकता है कि स्टूडेंट्स आपके दुश्मन बन सकता है? कि किस हालत में हो सकता है कि छात्र जब सवाल कर रहे हैं आपके लिए वो दुश्मन, छात्र जब आपको सोचने में मजबूर कर रहे हैं आपके लिए वो दुश्मन, छात्र जब देश में क्या क्या हो रहा है आपको दिखा रहा है, जो आपको नज़र में नहीं आता है वो आपको दुश्मन, और छात्र जब एकदम मरियल सा चुपचाप सा पड़ा रहता है वो आपका दोस्त है, वो आपका बच्चा है। बहुत सारे अर्थ है जिसमें मतलब जिनमें जिंदा इंसान का वैल्यू नहीं। आप एकदम मरियल सा होके जिएंगे तब आप जिएंगे। तो वेमुला ने तो यही सवाल का सामना किया कि ये जिंदगी चाहिए, वो जिंदगी नहीं चाहिए। वो जिंदगी जीने से बेहतर है जो कदम उसने उठाया वो कदम। तो वो कदम उसने क्यों उठाया? क्या मजबूरी थी? पॉलिटिक्स करना चाह रहा था, जिस किस्म से पॉलिटिक्स करना चाह रहा था उस किस्म से पॉलिटिक्स नहीं कर पाया। साथी नहीं मिला, संगठन नहीं मिला, साथ नहीं मिला, सॉलिडेरिटी नहीं मिला। तो आज का डेट में मुझे लगता है कम से कम स्टूडेंट पॉलिटिक्स